हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हम इस सीरीज में हम पीटी 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन कवर कर रहे हैं। और इसमें भी अभी स्पेस का सेक्टर चल रहा है। ठीक है। तो स्पेस में हमने लास्ट लेक्चर में हमने अभी देखा था तृष्णा तृष्णा पे हमने रुके थे। जो इंडिया और फ्रांस के बीच का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ठीक है। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज नाइस प्रोग्राम पे। ठीक है। तो नाइस प्रोग्राम क्या है? तो ये नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज नाइसेस को 2012 में इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद अदर मिनिस्ट्रीज। ठीक है। और ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उससे पहले का ये लॉन्च है। 2008 या 2007 का है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लेकिन उसी इसके आसपास का है। 2008 का ही है शायद ये। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे। थोड़ा पुराना है ये, लेकिन इसके अंतर्गत ये थोड़ा फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। ठीक है। फिर ये नाइसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट वेरिएबल्स का एनालिसिस करना। और फिर वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट वेरिएबल्स आएंगे कहाँ से? इंडियन और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स से कलेक्ट किए गए डेटा पे बेस्ड होते हैं वो। ठीक है। तो उसका एनालिसिस करना। ठीक है। ये इसका नाइसिस प्रोग्राम के बारे में इतना ही है बस। उसके बाद फिर स्पेस रिलेटेड फिनोमिना में आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स में। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो, रिसेंट रिसर्च में यूनिवर्स एक्सपेंशन की सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट को रिवील किया गया है, जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डेसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, अब इसे देसी बोलूंगा मैं इसे। ठीक है। के डाटा के माध्यम से कलेक्ट की गई है। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा मोर ऑन न्यूज में देखते हैं कि रिसर्चर्स ने यूनिवर्स के एक्सपेंशन के रेट को भी कैलकुलेट किया है। एक्सपेंशन का रेट 68.5 प्लस माइनस 0.6 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पर्स मेजर किया गया है। ठीक है। और इस रिसर्च की मदद से अब तक का सबसे बड़ा 3D मैप यूनिवर्स का क्रिएट किया गया है। और देसी, जो कि यूएसए में लोकेटेड है, डार्क एनर्जी के एक्सपेंशन पर पड़ने वाले इफेक्ट को मेजर डार्क एनर्जी के एक्सपेंशन पर पड़ने वाले इफेक्ट को मेजर करता है। ठीक है। अब की थ्योरीज देख लेते हैं। बिग बैंग की थ्योरीज रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ये थ्योरीज थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना इसको। ठीक है। मैं ब्रॉड ब्रॉड बता दूंगा। बिग बैंग थ्योरी ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। ठीक है। अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। इसमें ये यूनिवर्स की शुरुआत का मॉडल है। ठीक है। इसमें ये बताया गया कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही गर्म और डेंस सिंगुलरली और सिंगुलर पार्टिकल से ओरिजिनेट हुआ था। और तब से लेकर आज तक ये कॉन्टिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है। और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने वाला इकलौता मॉडल है। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है? ये जो है, ये यूनिवर्स की सबसे पहले लाइट का कूल्ड रेमिनेंट है। ये यूनिवर्स मतलब सीएमबी यूनिवर्स के सबसे पहले लाइट का कूल्ड रेमिनेंट है जो फ्रीली ट्रेवल कर सका है। ठीक है। तो यही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है। ये कूल्ड रेमिनेंट है, फर्स्ट लाइट दैट कुड ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक। फिर उसके बाद फिर अगला मॉडल है लैम्डा सीडीएम मॉडल, यानी लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैटर और डार्क एनर्जी दोनों यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट्स के साथ। ठीक है। मैटर और डार्क मैटर मैटर और डार्क मैटर एक्सपेंशन को स्लो डाउन करते हैं, जबकि डार्क एनर्जी इसे स्पीड अप करती है। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो देखो, यूनिवर्स के तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तीन मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक है डार्क एनर्जी, फिर दूसरा है डार्क मैटर और तीसरा है नॉर्मल मैटर। इसमें भी सबसे ज्यादा जो बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। ठीक है। डार्क एनर्जी उसमें भी सबसे ज्यादा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क एनर्जी। वो 68% यूनिवर्स का कंसिस्ट करता है। उसके बाद फिर डार्क मैटर 27% ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्ट करता है। और सबसे कम नॉर्मल मैटर में क्या आता है? हमारा अर्थ हुआ, सन हुआ, स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह, ये सब जिसको हम देखते हैं, समझते, पढ़ते हैं, वो नॉर्मल मैटर में कंसिस्ट आता है। ठीक है। इसके अलावा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये डार्क मैटर तो हाइपोथेटिकल फॉर्म है मैटर का, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं किया सकता है। ठीक है। ये मेजॉरिटी पोर्शन कंसिस्ट करते हैं यूनिवर्स के। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हबल कांस्टेंट पे। हबल कांस्टेंट क्या है? ये एक्सपेंशन को कैसे मेजर करते हैं? ये उसका एक कांस्टेंट है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि ये देखो, 1929 में एडविन हबल ने पहली बार यूनिवर्स के एक्सपेंशन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था। और हबल कांस्टेंट को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं।
देखो सबसे पहला मेथड है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के चेंजेस का एनालिसिस। दूसरा है कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, जिसमें अलग अलग डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट की जाती है, जैसे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो उसका लाइट रेड शिफ्ट होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है तो उसका लाइट ब्लू शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट इतना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना बस ध्यान रखो कि हबल कांस्टेंट बस इसलिए है कि वो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने का एक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है ना, तो उसमें एक कांस्टेंट होता है के। ठीक है, तो वैसे ही हबल कांस्टेंट भी है। ठीक है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो वही उसी की बात हुई है इसमें। ठीक है, वो एक एग्जांपल बताया मैंने, फोर्स एफ इक्वल्स टू एम ए वाला। ठीक है, एम ए वाला। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट रिलेट मत करने लग जाना, बस एक समझने के लिए पर्पस पे उसको बताया मैंने। ठीक है, कि क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने न्यूटन के लॉस तो पढ़े ही होंगे, तीन लॉस, तो इसलिए समझाने भर के लिए मैंने बताया कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका हबल कांस्टेंट। फिर आते हैं हम सोलर स्टॉर्म पे। सोलर स्टॉर्म को हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी इसके लिए। फिर अब आते हैं सोलर स्टॉर्म पे। सोलर स्टॉर्म को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, सोलर स्टॉर्म्स एक तरह के मैसिव एनर्जी बर्स्ट होते हैं जो सन के सरफेस पर होने वाली बड़ी इरप्शंस की वजह से आते हैं। ठीक है, ये जनरली सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस के साथ होते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड तक एक्सीलरेट कर देते हैं। ठीक, सोलर स्टॉर्म्स जो है। ठीक है, सोलर स्टॉर्म्स इंटेंसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे G1 माइनर लेवल हो गया और G5 एक्सट्रीम लेवल हो गया। ठीक, G5 स्टॉर्म्स काफी रेयर होते हैं और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और हाई स्पीड सोलर विंड्स जो है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को ट्रिगर करते हैं। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को ट्रिगरिंग हाई स्पीड सोलर विंड्स करती है। ठीक है, और ये सब जो है सन की एक्टिविटी साइकिल का हिस्सा होते हैं, और जब सन अपने पीक एक्टिविटी फेज में होता है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, तब ऐसे स्टॉर्म्स ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक, फिर सोलर फ्लेयर और सीएमई का रोल क्या है। देखो, सोलर फ्लेयर एक इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन होता है, जबकि सीएमई यानी कोरोनल मास इजेक्शन प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, जो सन स्पॉट्स के आसपास से इजेक्ट होता है, और ये पार्टिकल्स 1 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स का, जिसमें, एक मिनट, सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स का, जिसमें सन के मैग्नेटिक फील्ड में मल्टीपल इरप्शंस एक साथ ट्रिगर होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स वही है। ठीक है, फिर सन की एक्टिविटी साइकिल के बारे में देखते हैं। सन का एक्टिविटी साइकिल जो होता है वो 11 साल का होता है। ठीक, जिसमें पीरियड्स ऑफ हाई और लो एक्टिविटी होते हैं। जब सोलर मैक्सिमम आता है तो सन का मैग्नेटिक फील्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ज्यादा सनस्पॉट्स, इरप्शंस और सीएमईज दिखने लगते हैं। ठीक है, फिर सोलर सरफेस के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं हम। सन का आउटर मोस्ट जो होता है वो 30% कन्वेक्शन जोन होता है, जिसमें फ्लूइड मोशंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, और इस कन्वेक्शन से ग्रेन्यूल्स और सुपर ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये छोटी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो 1000 किलोमीटर वाइड, और जो सरफेस पे कन्वेक्शन मोशंस दिखाते हैं। कन्वेक्शन मोशन क्या होता है? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये सब आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक साइंस है। फिर सुपर ग्रेन्यूल्स पे आते हैं। सुपर ग्रेन्यूल्स क्या होता है कि ये 35,000 किलोमीटर वाइड होते हैं, 35,000 किलोमीटर वाइड, और बिगर कन्वेक्शन सेल्स के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ऑरोरा। ये भी न्यूज में काफी ज्यादा रहता है। इस पे एक बार शायद यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा है, प्रीलिम्स में ही पूछा है, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है। ठीक है, अरोरा अरोरा बोरियोलिस, फिर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, इस सब के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको दिख जाएगा। और ये होता क्या है, अरोरा होता क्या है? तो अरोरा जो है सोलर स्टॉर्म्स का स्टनिंग इफेक्ट है। ठीक है, जब सोलर विंड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो ये गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, और एक ब्रेथ टेकिंग लाइट शो क्रिएट होता है, जिसे ऑरोरा कहते हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब देखा जाता है इसे तो इसको अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में इसको देखा जाता है तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, और ये लाइट्स जो है
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस के इंटरेक्शन से बनती हैं और सिर्फ हाई और मिडिल लैटिट्यूड रीजन्स में ही देखे जा सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आते हैं हम स्पेस डेब्रिस पे। स्पेस डेब्रिस, अच्छा ये ध्यान से इसको पढ़ लेना, ये कौन सा अरोरा, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, फिर स्पेस डेब्रिस में आते हैं। स्पेस डेब्रिस न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसरो ने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 में कंपाइल करके रिलीज किया है, और जो इसरो के सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM द्वारा कंपाइल किया गया है। ठीक है, इसका कंपाइलेशन इस संस्था ने किया है और रिलीज इसरो ने किया है। और रिपोर्ट का नाम भी एक बार देख लो, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा किसने रिलीज किया, क्योंकि ये तो इजी गैस हो जाएगा, इसरो। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो इसे इसरो पूछ लेगा, और ये पूछ सकता है कि हाँ इसको रिलीज किसने किया, मतलब कंपाइल किसने किया है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम याद रख लेना आप लोग, इसरो सिस्टम फॉर सेफ सस्टेनेबल एंड स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, ये कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज करने वाला है, यूपीएससी इतना ज्यादा नहीं कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट वगैरह में ये सब होता है, यूपीएससी लेवल पे नहीं होता इतना। तो हाँ, तो अब मैं कहा था, हाँ, मोर ऑन न्यूज पे आते हैं। रिपोर्ट ने 2023 के 5 मेजर ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप्स इवेंट को हाईलाइट किया है। ठीक है, जो स्पेस डेब्रिस पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट रिलीज रीजन बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, IS4OM जो 2022 में स्टैब्लिश किया गया था, इसरो के स्पेस एसेट्स की सेफगार्डिंग और आउटर स्पेस एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस के कंपाइलेशन को इंश्योर करता है। ठीक है, ये इसका काम है IS4OM का। अब थोड़ा स्पेस डेब्रिस के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस जो होता है वो नॉन फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ ऑर्बिट में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते वक्त प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली 800 से 1000 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड्स पर कंसंट्रेटेड होते हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट के डेंजरस जोन्स होते हैं। ठीक है, और स्पेस डेब्रिस काफी न्यूज में भी रहता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक ठीक है। हाँ, फिर आगे देखते हैं। इसमें स्पेस डेब्रिस का मेन ओरिजिन जो होता है वो ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप्स और ऑन ऑर्बिट कोलिजन्स होते हैं। ठीक, जो मेजोरिटी इसका ओरिजिन होता है, स्पेस डेब्रिस निकलते हैं वो ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप्स से निकलते हैं या ऑन ऑर्बिट कोलिजन से निकलते हैं। ठीक है, और ये डिफंक्ट सैटेलाइट्स हुए, जैसे मिसिंग इक्विपमेंट हुए, स्पेंट रॉकेट्स हुए, या स्पेस बेस्ड वेपन के यूज से भी जनरेट होते हैं। और अभी क्योंकि सुनीता विलियम्स आई हुई हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड वाले चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ना। ठीक है, स्पेस डेब्रिस किस चीज को कंसिस्ट करता है। ठीक है, फिर केसलर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। केसलर सिंड्रोम क्या है? ये डेंजरस, एक तरह समझो कि बहुत डेंजरस साइकिल होती है ये। ठीक है, इसमें एक चेन रिएक्शन फिनोमिना होता है ये, जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट में डेब्रिस इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने लगते हैं आपस में, और हर एक कोलिजन और ज्यादा डेब्रिस जनरेट करता है, क्योंकि जैसे ही दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे, क्योंकि स्पीड तो बहुत हाई होती है उनकी, टकराएंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो फिर जैसे पहले दो ही ऑब्जेक्ट टकराए, टूटे तो और फर्दर पीसेस में हुए, तो फिर और ज्यादा डेब्रिस जनरेट हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया? ऐसे हर कोलिजन एक ज्यादा डेब्रिस जनरेट करता है, जो फ्यूचर कोलिजन को और एक्सेलरेट करता है। ये सिचुएशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक सीरियस थ्रेट हो जाती है, क्योंकि फिर मान लो कोई सैटेलाइट जाएगी, फिर वो उस डेब्रिस से टकराएगी, तो उसके कुछ फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ेंगे। अब इमेजिन कर पा रहे हो, जैसे मान लो कोई एक सैटेलाइट घूम रही है, कोई डेब्रिस आई, उस पर टकरा गया उससे, तो फिर सैटेलाइट पे नुकसान होगा ना उस पे, तो फिर मॉनिटरी नुकसान होगा, सैटेलाइट के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सीरियस थ्रेट हो जाता है। तो केसलर सिंड्रोम इसी की बात करता है, ये केसलर सिंड्रोम इसी फेनोमेना का नाम है। समझ में आ गया केसलर सिंड्रोम? फिर अब स्पेस डेब्रिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी, IADC। ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है जो स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और फिर दूसरा है UN स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस। ये स्पेस ऑपरेशंस को सेफर बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। फिर जीरो डेब्रिस चार्टर, ये क्या करता है? ये 12 कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया हुई, बेल्जियम हुई, साइप्रस हुई, और वगैरह वगैरह, और बाकी कंट्रीज हैं, 8-9 कंट्रीज और हैं, इन्होंने साइन किया है, जिसमें स्पेस डेब्रिस फ्री स्पेस पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए की कमिटमेंट की गई है, किया है इन्होंने उसमें। ठीक है, और इंडिया की इनिशिएटिव्स कुछ देख लेते हैं। इंडिया की इनिशिएटिव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन DFSM 2030, इसरो का गोल है कि 2030 तक डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, फिर सिचुएशन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, SSACC। ठीक है, ये इसरो के सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिस को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर है। ठीक,
फिर प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है? प्रोजेक्ट नेत्रा का फुल फॉर्म है आपका कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका काम क्या है? ये इंडिया की इंडिजिनस प्रोग्राम है, जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स और पोटेंशियल कोलिजन्स को ट्रैक करने के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है। फिर आते हैं हम प्लानिटरी डिफेंस पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी मूवीज भी आपने देख रखी होगी। ठीक है। देखा होगा मूवीज में आपने कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, और फिर साइंटिस्ट उसे तोड़ने के लिए उसका कुछ या उसका रुख मोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं। कई सारी आपने ये आपको जो वेस्ट की हॉलीवुड मूवीज होती है वहां देखने को ये बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। तो वही प्लानिटरी डिफेंस उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। तो हम देखते हैं, ये तो मूवीज में दिखाता है कि हमारे पास ऐसी पावरफुल मिशन है जो हमें एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से बचा सकती है, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड एफओफिस। ये 2029 में माना जा रहा है कि अर्थ से 32,000 किलोमीटर दूर रहेगा, और 32,000 किलोमीटर ही दूर रहेगा, और ये सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है अर्थ पे। ठीक है। 2004 में डिस्कवर हुआ था ये। ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। प्लानिटरी डिफेंस इसी से रिलेटेड है कि अ, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके ऑर्बिट्स को एनालाइज करते हैं, और अगर कभी कोई डेंजरस एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा हो तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्लानिटरी डिफेंस का मतलब। ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये एस्ट्रॉइड एफओफिस, जो 2029 में सिर्फ 32,000 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा और अर्थ के पास से गुजरेगा। ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, एनईओ। ठीक है। अभी तक एलईओ पढ़ा था आपने, एक उसके साथ वाला ये एक टर्म है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनईओ। ठीक है। जो 2004 में डिस्कवर किया गया था। और पहले साइंटिस्ट को लगा था कि ये एक डेंजरस एस्ट्रॉइड हो सकता है, लेकिन 2021 के रेडार ऑब्जर्वेशंस के बाद कंफर्म किया गया कि कम से कम 100 साल तक अर्थ को कोई खतरा नहीं है इससे। ठीक। लेकिन अगर किसी भी एस्ट्रॉइड का पाथ अर्थ से टकराने वाला हो तो उससे होने वाले इम्पैक्ट का इफेक्ट सुनामी, अर्थक्वेक और फायर जैसे डिजास्टर की तरह हो सकता है। इसी वजह से प्लानिटरी डिफेंस बहुत जरूरी है। ठीक। तो इसके बाद फिर सवाल उठता है कि हम प्लानिटरी डिफेंस के लिए क्या एफर्ट ले रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स हैं, मैं बता देता हूँ। देखो, नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया है जो एक एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करने की टेक्निक टेस्ट करेगा। इसी तरह एक ओसिरस OSIRIS एपेक्स मिशन है। ये भी नासा का ही मिशन है जो एपोफिस एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा। ठीक है। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी रैमसेस मिशन बनाया है जो एपोफिस की स्टडी और असेसमेंट करेगा, सेफ्टी असेसमेंट करेगा। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट को एक साथ लाता है और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एनईओज को ट्रैक किया जा सके जिससे आसानी से। ठीक है। साथ ही ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नियर अर्थ ऑर्बिट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स का एक हिस्सा है, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के मूवमेंट को मॉनिटर करता है। तो इतने सारे ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस एफर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं की मिशंस क्या क्या हैं न्यूज में। तो ये कुछ एक्साइटिंग स्पेस मिशंस हैं जो नासा यूरोपियन एजेंसीज के साइंटिस्ट लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहला बात करते हैं जूनो मिशन के बारे में। नासा का जूनो मिशन है, ये जुपिटर की ओरिजिन और इवोल्यूशन के समझने के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन का एक इम्पॉर्टेंट गोल ये था कि जुपिटर का एक सॉलिड प्लानिटरी कोर हो सकता है कि नहीं, ये पता करना। ठीक है। ये जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को भी एक्सप्लोर करेगा। ठीक। इसके बाद आता है पेस मिशन, ये भी नासा का ही है, और इसमें प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम की स्टडी करेगा ये। ठीक है। ये समुद्र समुद्र और एटमॉस्फेयर के बीच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज का एनालिसिस भी करेगा, और एरोसोल और फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होता है ये भी देखेगा इस मिशन में। ये इसका में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। फिर आता है माविन मिशन, ये भी नासा का है। ये नासा का मार्स का मिशन है। ठीक है। ये एक स्पेशल मिशन है जो मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पहली बार है जब एक मिशन सिर्फ मार्स के ऊपर एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए डेडिकेट किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम ड्रैगन फ्लाई मिशन पे। ये क्या है? ये ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है ये सैटर्न के मून टाइटन पर भेजा गया है, और टाइटन एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो लाइफ सपोर्ट करने के लिए एक पोटेंशियल कैंडिडेट माना जाता है।
ठीक, ये मिशन जो है नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का फोर्थ मिशन है, जिसमें पहले न्यू होराइजन्स, जूनो और ओसिरिस रेक्स जैसे मिशन भी शामिल है। ठीक, फिर नासा का अगला मिशन यूरोपा क्लिपर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये जुपिटर के एक और मून यूरोपा की तरफ यूरोपा की तरफ का है ये। ठीक है, और यूरोपा क्लिपर नासा का एक ऐसा मिशन है जो स्टडी करेगा कि क्या यूरोप के ओशन में लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये नासा का अब तक का सबसे बड़ा प्लानिटरी मिशन मिशन है। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर अब आते हैं अर्थ केयर मिशन पे। ये अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ईएसए और जेक्सा का अर्थ केयर मिशन क्लाउड्स, एरोसोल और रेडिएशन का एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही ईएसए का राइज मिशन, ये राइज मिशन जो है वो इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है, जो सैटेलाइट्स को डॉक और कंट्रोल करने का टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इतने सारे मिशंस हैं। इसमें आपको मिशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने बोले हैं वो आपको याद रखने हैं बस, बाकी इसके अलावा और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी कुछ टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पे, ईएसए का राइज मिशन में। ठीक है, डॉक कंट्रोल ऑर्बिट हो, मतलब एबिलिटी क्या रहेगी कि डॉक और कंट्रोल करने की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है बस, बाकी इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें याद रखने लायक। और अगर आपको मतलब ये सब भी याद रखने के थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो कम से कम इतना याद रखना कि कौन सा मिशन किस एजेंसी का है। ठीक है, इतना याद रखोगे और थोड़ा बहुत इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर अब टेलीस्कोप्स के बारे में आते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप्स क्या है, तो देखो टेलीस्कोप सबसे मतलब मोटा मोटी बताएं तो ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने के लिए इसका इस्तेमाल होता है टेलीस्कोप्स का, क्योंकि हर जगह तो जा नहीं सकते, तो इसलिए पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाते हैं जिससे कि अर्थ पे रह करके उसका मतलब देख देख करके उसकी स्टडी की जा सके किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब सबसे पहले आता है इसमें मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस। ठीक है, जो लद्दाख इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है। ठीक है, अ, देखो एल्टीट्यूड है 4300 मीटर की और हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है ये। ठीक है, और इसका मेन काम है कि हाई एनर्जी गामा रेस को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व हाई एनर्जी गामा रेस। ठीक है, जिससे हम सुपरनोवा जैसे पावरफुल इवेंट्स को समझ सकें। और इसका लोकेशन भी काफी खास है क्योंकि ये 4300 मीटर्स की हाइट पे है, याद रखना 4300 मीटर्स की हाइट पे है ये। ठीक है, और होने की वजह से ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है और इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है। ठीक, और ये एक अचीवमेंट है इंडिया की स्पेस स्पेस के फील्ड में। तो इसके बाद में फिर हम आते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे पे। ये दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने वाला है। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है और इसका गोल है बिग बैंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, गैलेक्सीज, डार्क मैटर और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म जैसी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझना। इंडिया भी 2012 से इस प्रोजेक्ट का एक एसोसिएट मेंबर है और एक्टिवली इसकी कंस्ट्रक्शन और रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी टाओ प्रोजेक्ट पे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन करना जो सेरो चेजनेटर एटाकामा डेजर्ट चिली के समिट पर स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, तो जैसा कि इस नाम से ही है टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो चिली के एटाकामा डेजर्ट में इसको स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, इसी से यहाँ से आप इस थोड़ा रिलेट कर सकते हो टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी। इसमें जगह के बारे में पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करना है टाउ प्रोजेक्ट कहाँ पे है। टाउ प्रोजेक्ट में ए एटाकामा पर रिलेट करता है। ठीक, और ये जगह जो है एटाकामा, ये दुनिया के सबसे ऊंचे एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स में से एक है। ठीक है, और इस रीजन का हाई एल्टीट्यूड और थिन एटमॉस्फेयर काफी और पेरिनियरली एरिड क्लाइमेट भी काफी हेल्पफुल है नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद फिर ब्राउन ड्वार्फ्स की। ब्राउन ड्वार्फ्स क्या होते हैं, देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी JWST ने एक पेयर ऑफ ब्राउन ड्वार्फ्स स्टार्स का वेदर मैप करने के लिए ऑब्जर्वेशन किए हैं। अच्छा, ब्राउन ड्वार्फ और स्टार्स इसी क्या होता है, देखो जब स्टार की डेथ होती है ना
तो या तो वो व्हाइट डॉर्फ बनता है, या फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है, या फिर आपका ब्राउन डॉर्फ बनता है। ठीक है, जो स्टार्स के मरने के बाद की बात है ये। ठीक। तो जे हाँ, तो हम कहा थे, हाँ, JWST के बारे में। JWST एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक लार्ज इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है, जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन है। ठीक है। ब्राउन डॉर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जायंट प्लैनेट जैसे जुपिटर और एक स्मॉल स्टार के बीच के होते हैं। ठीक है। और इनका मास इतना नहीं होता कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन सस्टेन कर सकें, इसलिए इन्हें फेल्ड स्टार्स भी कहा जाता है। ठीक है। डेड डेड स्टार्स, फील्ड स्टार्स, मतलब ये सब ब्राउन डॉर्फ्स के बारे में है। जैसे और व्हाइट डॉर्फ होता है, वो भी डेड स्टार्स होता है। ठीक है। ब्लैक डॉर्फ हुआ, वो भी डेड स्टार हुए। ठीक है। ब्राउन डॉर्फ को फील्ड स्टार्स कह लो। ठीक। तो इसके बाद फिर आता है व्हाइट डॉर्फ स्टार स्टार ये क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट में? ये एक रॉकी प्लैनेट को रिसेंटली बर्नड आउट स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हुए देखा गया है, जिसे व्हाइट डॉर्फ कहा गया है। ठीक है। ये एक स्टेलर कोर का लेफ्ट ओवर हिस्सा होता है, जब एक डाइंग स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर देता है और अपनी आउटर लेयर्स को प्लानिटरी नेबुला बनाने के लिए एक्सपेल कर देता है। ठीक है, तब ये बनता है। ठीक है। कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स का न्यूक्लियर रिएक्शन रेट ज्यादा होता है, और इस वजह से इनकी लाइफ शॉर्टर होती है। चंद्रशेखर लिमिट जो 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन के बराबर होती है, एक स्टेबल व्हाइट डॉर्फ का मैक्सिमम थ्योरेटिकल मास डिफाइन करता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमें ये क्या पता चला? चंद्रशेखर लिमिट जो है वो किस काम में आता है? एक स्टार के मैक्स मास डिफाइन करने में। ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है चंद्रशेखर लिमिट। ये न्यूज में भी है, तो इसको आपको याद रखना है, ये क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर एक स्टार का मास इस लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट ये डिसाइड करता है कि स्टार न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। ठीक है। अगर फिर आते हैं हम प्लंजिंग रीजन पे। ठीक है। प्लंजिंग रीजन क्या है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फिजिक्स की एक स्टडी ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल प्रूफ ऑफ प्लंजिंग रीजन्स को आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक कंफर्म किया है। ठीक है। ये एक ऐसा एरिया होता है, प्लंजिंग रीजन एक ऐसा एरिया होता है जो ब्लैक होल के अराउंड होता है। हम्म। और जिसमें मैटर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करना बंद कर देता है और सीधा ब्लैक होल में गिरने लगता है। ठीक। ये कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्लंजिंग रीजन क्या होता है। ठीक है। अ, और ये थ्योरी जो है, ये कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक ब्लैक होल के पास के इतने पास कोई स्टेबल ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होती। इन प्लंजिंग रीजन्स में गैलेक्सी के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट देखा जा सकता है। अगर आपने सुना भी होगा कि ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इतनी हाई ग्रेविटेशन फोर्स होती है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड की। तो ये ध्यान रखना कि प्लंजिंग रीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान से समझो, जो मैंने समझाया उसको समझना सही से। और व्हाइट डॉर्फ स्टार भी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। फिर आते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड पे। ट्रोजन इन 2019 में UO14 नाम का एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड सैटर्न के पास डिस्कवर किया गया था, जो प्रूव करता है कि जायंट प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, नेपट्यून और यूरेनस के साथ भी ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड जो होते हैं, लग्रेंज पॉइंट यूजुअली L4 और L5 में स्टेबल ऑर्बिट करते हैं और सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मिशन ल्यूसी जो है 2021 का पहला मिशन था, जो जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। लग्रेंज पॉइंट अभी आपको समझा ही था लेक्चर में। तो ये यहाँ पे ये हो गया, मिशन ल्यूसी के बारे में बता दिया। 2021 का फर्स्ट मिशन था टू एक्सप्लोर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ठीक। फिर हम आते हैं सुपर ब्लू मून पे। सुपर ब्लू मून भी एक काफी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। ठीक है। ये एक रेयर अकरेंस है जो हर 10 साल में एक बार होता है। सुपर ब्लू मून एक सुपर मून और एक ब्लू ब्लू मून का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। जब चांद अपनी सबसे नजदीक वाली पॉइंट, यानी पेरिजी अपोजी क्या होता है, ये सब आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बेसिक है, तो आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है। पेरिजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है। ठीक है।
तो जब मून जो है अपनी सबसे नजदीक वाली पॉइंट जिसको पेरिजी कहते हैं उस पे होता है और फुल मून भी होता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है। ठीक है। और ब्लू मून दो तरह की होती हैं, एक मंथली ब्लू मून होता है जो तब होता है जब एक महीने में दो बार फुल मून देखा जाए, और सीजनल ब्लू मून तब होता है जब एक सीजन में नॉर्मली थ्री फुल मून्स के बदले फोर फुल मून्स देखे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट इंडियन अचीवमेंट्स की, जिसका नाम है रूमी वन। ठीक। ये रूमी वन है क्या? तो ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है। ये तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप ने जिसका नाम स्पेस जोन इंडिया है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और इस रॉकेट के साथ 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई है। ठीक है। 3 क्यूब सैटेलाइट्स और 50 पीको सैटेलाइट्स। ठीक है, जो जो क्लाइमेट चेंज के डाटा को कलेक्ट करेंगी। और हाइब्रिड रॉकेट इंजन सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है जिससे इफिशियंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। ये 100% पायरोटेक्निक फ्री रहता है और टीएनटी फ्री है। ठीक। टीएनटी एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कंबशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ट्राई नाइट्रोटाउलिन जिसको कह सकते हो। इसमें ये कंप्लीटली टीएनटी फ्री होता है। ये एक्सप्लोसिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है टीएनटी। एक कार्टून आता था बहुत साल पहले, 90s के जो बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे, उसमें टीएनटी का इस्तेमाल करता था एक कार्टून कैरेक्टर। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मतलब मैंने एक बस ऐसे ही बताया कि थोड़ा आप रिलेट कर पाओ। ठीक। तो इसमें 0% टीएनटी होता है। उसके बाद फिर रीयूजेबल रॉकेट्स क्या होते हैं? रीयूजेबल रॉकेट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि ये पेलोड को रिड्यूस करते हैं और वापस लैंड करते हैं और नए पेलोड्स के साथ दोबारा लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसा कि नाम है रीयूजेबल, कि इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट को 65% तक रिड्यूस करता है और स्पेस डेब्रिस भी इसमें कम होता है। स्पेस डेब्रिस इसलिए कम होता है क्योंकि उस रॉकेट को बार बार यूज कर रहे हैं तो वेस्ट तो कम ही जनरेट होगा ना इसमें। टूटेंगे फूटेंगे नहीं तो डेब्रिस बनेंगे नहीं, तो इसीलिए स्पेस डेब्रिस भी रिड्यूस होगा। तो ये एक तरह से इफेक्टिव है, सस्टेनेबल चीज है ये। ठीक है, रियूजेबल रॉकेट। फिर स्पेस बेस्ड सर्विलियंस के बारे में देखते हैं। स्पेस बेस्ड सर्विलियंस क्या है? ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने, अच्छा, कैबिनेट कमिटीज भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है। कैबिनेट कमेटी कितने तरह कैबिनेट कमेटी होती हैं ये सब आप लोग भी एक बार ध्यान दे लेना। यूपीएससी कहीं से भी उठा लेता है, जरूरी नहीं है कि स्पेस बेस्ड सर्विलेंस पे ही सवाल पूछेगा, कैबिनेट कमेटी के बारे में पूछ सकता है, पॉलिटी से इसी को रिलेट कर देगा। ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था स्पेस बेस्ड सर्विलेंस पे। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने SBS-3 का प्रोजेक्ट का थर्ड फेज अप्रूव कर दिया है, जो लैंड और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एनहांस करेगा। ठीक है। ये SBS-1 जो 2001 में और SBS-2 जो 2013 का सक्सेसर है। ठीक है। इसमें 52 सेटेलाइट्स, 22 लो अर्थ ऑर्बिट वाली सेटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉय होंगी। ठीक है। ये लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट जो होंगी वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉय होंगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ये सब मैंने बताया है। इसरो की वेबसाइट पे आप जाओगे वहां पे आपको डिटेल मिलेगा, मैं उस डिटेल में थोड़ा नहीं जाऊंगा। ठीक है। और में डिप्लॉय होंगी। ये सिस्टम एआई बेस्ड इंटेलिजेंस और जियो इंटेलिजेंस गैदर करेगा, जिसमें एक सैटेलाइट अगर जीईओ ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर में कुछ डिटेक्ट करती है तो एक और सैटेलाइट एलईओ ऑर्बिट में उस पॉइंट को क्लोजली एनालाइज कर सकेगी। ठीक है। तो ये स्पेस बेस्ड सर्विलेंस की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट में देखते हैं कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या है। ठीक है। पोलैरिस डॉन मिशन ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक कंप्लीट किया है। पोलैरिस डॉन स्पेसक्राफ्ट साउथ अटलांटिक एनोमली और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से ट्रेवल करके गुजरी है, जिसमें हाई रेडिएशन रीजन्स का इम्पैक्ट स्टडी किया गया है। ठीक है। और वैन एलन बेल्ट दो रीजन्स में डिवाइडेड है। एक इनर बेल्ट जो कॉस्मिक रेज और अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करके बनती है। ठीक है। और एक है आउटर बेल्ट जो सन से आने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के लिए इन बेल्ट से तेज गति से गुजरना पड़ता है ताकि रेडिएशन का एक्सपोजर उनके ऊपर कम हो। ठीक। फिर एक और डेवलपमेंट है स्पाई और रिकॉनिसेंस सैटेलाइट। ठीक। एक ये क्या है, ये साउथ कोरिया ने अपना दूसरा मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट में डाल दिया है। और ये सैटेलाइट्स फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री एक्टिविटीज पे इंटेलिजेंस कलेक्ट करती हैं
और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी हो सकती हैं। इनमें ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट्स हुई, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट या फेरेट सैटेलाइट्स शामिल होते हैं, ठीक है, जो अर्थ को अलग अलग मेथड से मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हम ये थोड़ा एक्साइटिंग है स्पेस टूरिज्म का, ठीक है, इसके बाद फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। स्पेस टूरिज्म के बारे में बात करते हैं। ब्लू ओरिजिन स्टार्टअप ने अनाउंस किया है गोपी थोटाकुरा उनके न्यू शेपर्ड 25th मिशन NS-25 का हिस्सा होगा ये, ठीक है। उसके बाद में फिर स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या होता है? स्पेस टूरिज्म का मतलब है कि प्राइवेट इंडिविजुअल को रिक्रिएशनल, एडवेंचर और लीजर पर्पस के लिए स्पेस में भेजना। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सब ऑर्बिटल होता है जिसमें पैसेंजर्स 50-70 माइल एबव अर्थ जा सकते हैं, और दूसरा होता है ऑर्बिटल जिसमें पैसेंजर्स को 100 किलोमीटर के कर्मन लाइन के ऊपर स्पेस में ले जाते हैं। कर्मन लाइन क्या है? ठीक है, कर्मन लाइन बाउंड्री होती है, एक ऐसी बाउंड्री है 100 किलोमीटर की अबव मीन सी लेवल। वो 100 किलोमीटर बाउंड्री कहाँ से कैलकुलेट होती है? मीन सी लेवल से, ठीक है, जहां पे अर्थ एटमॉस्फेयर का बॉर्डर होता है और स्पेस की बिगनिंग शुरू होती है, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट और इम्पोर्टेंट स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं जो न्यूज में काफी रहे हैं, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हेल्थ वाला सेक्शन आएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और आई होप आप ये सब सारे पढ़ लोगे एक बार, और पढ़ लेना जरूरी, जरूर से जरूर, नहीं तो फिर अभी आपको सुन करके अगर समझ में आ गया है पूरा, तो वो सुन अभी लगेगा कि हाँ ठीक है, फिर वो दिमाग में रिटेन नहीं रह पाएगा अनटिल आप इसको पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो इसको पढ़ ही लेना ध्यान से। तो यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं, और नमस्कार, जय हिंद।